बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ऑर्डर 9 सीपीसी का करना है। 29th लेक्चर हमारा और इसका टाइटल है अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ द नॉन अपीयरेंस। डियर स्टूडेंट्स, आपने जो है वो पढ़ा होगा कि जी उसके खिलाफ कार्रवाई एक तरफा शुरू हो गई है, या वो दावा जो है वो एक्स पार्टी डिक्री हो गया है। ठीक है, वो एक्स पार्टी डिक्री जो है वो उसको मनसूख करने की दरख्वास्त आ गई है, वो दरख्वास्त मंजूर हो गई है, दोबारा दावा जो है वो चल निकला है। या हम पढ़ते हैं जी दावा अदम तलबाना खारिज हो गया है, या हम पढ़ते हैं जनाब दावा जो है वो अदम पैरवी जो है वो खारिज हो गया। तो वो सारी चीज़ें आज जो हम जो है कोशिश करेंगे मैक्सिमम इस ऑर्डर में जो है हम कवर कर सकें। ठीक है, बात ये है कि हम लोगों ने ये पढ़ा था, सबसे पहला अपना लेक्चर याद करें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीपीसी का जो स्कीम आपको बताई थी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमने जो बात देखी थी वो ये था कि जो है वो पार्टी को, दूसरी पार्टी को, डिफेंडेंट को क्या जाएगा, समन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर उस समन पे वो पार्टी जो है वो कोर्ट में पेश होने की पाबंद होगी। अगर वो पेश नहीं होगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये ऑर्डर 9 ये कहता है कि उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर उस डेट के ऊपर जो है वो प्लेंटिफ नहीं आएगा तो क्या होगा, तो उसका दावा नॉन प्रोसिक्यूशन यानी अदम पैरवी जो है वो खारिज हो जाएगा। अगर दोनों ही नहीं आएंगे तो दोनों के दावे क्या हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये कि अगर वो खारिज हो गए हैं तो उसके बाद वो एप्लीकेशन दे के, अच्छा, फिर इसी तरह अगर तलबाना नहीं जमा करवाया गया, प्रोसेस फी, उसको कोर्ट फी भी कहते हैं। ठीक है, अगर वो कोर्ट फी जमा नहीं करवाई गई, तलबाना जमा नहीं करवाया गया, तो फिर भी उसका दावा क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। उसको कहेंगे अदम तलबाना या नॉन डिपॉजिट ऑफ प्रोसेस फी की वजह से उसका दावा जो है वो खारिज हो गया है। ठीक है, होप कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं और मेरी बातों को जो है ना पेज के ऊपर आप लोग लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर उसका दावा जो है वो डिफेंडेंट नहीं आया तो दावा जो है वो खारिज हो गया, या वो क्या कहते हैं प्लेंटिफ नहीं आया तो दावा जो है वो अदम पैरवी खारिज हो गया, या सॉरी डिफेंडेंट ना आया फिर तो एक तरफा हो जाना ना, प्लेंटिफ नहीं आया तो दावा जो है वो क्या हो गया है, खारिज हो गया। ठीक है, और अगर प्रोसेस फी नहीं दी तो भी दावा खारिज हो गया, और अगर दोनों नहीं आए तो भी दावा क्या हो गया है, नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज हो गया। ठीक है, तो उसके बाद उसके पास दो ऑप्शन होंगे, क्या होगा कि वो जो है वो कोर्ट को एप्लीकेशन देके अपने दावे को रीस्टोर करवा सकता है। ठीक है, और उसके बाद वो अगर नॉन डिपॉजिट ऑफ प्रोसेस फी खारिज हुआ था तो वो फिर उसकी तलबी मुकम्मल करवाए। अगर वो नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज हुआ था तो आइंदा वो अपनी जो है वो केयर करे और दावे को जो है वो प्रॉपरली जो है वो देखे। अच्छा, ये बातें जो मैंने आपको बताई थी इसमें अभी डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ था कोर्ट में। अगर डिफेंडेंट लेटर ऑन जो है वो क्या कहते हैं, डिफेंडेंट आ गया और उसके बाद प्लेंटिव गैर हाजिर हो गया तो फिर दावा नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज हो जाएगा, लेकिन अब वो अलहदा से दावा दायर नहीं कर सकेगा, बल्कि उसको उसी कोर्ट को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मेरा ये दावा जो है वो रिस्टोर करे। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर डिफेंडेंट की तलबी के लिए केस था और प्लेंटिफ नहीं आया और डिफेंडेंट भी अभी नहीं आया और दावा खारिज हो गया है, तो अब उसके पास दो रेमडीज हैं, चाहे उसी को रिस्टोर करवा ले और चाहे वो नया दावा दायर कर ले। ठीक है, लेकिन अगर डिफेंडेंट आ गया और प्लेंटिफ गायब हो गया तो अब वो फ्रेश दावा नहीं कर सकता, बल्कि अब उसको उसी दावे को क्या करवाना पड़ेगा, वो रिस्टोर करवाना पड़ेगा। अच्छा, अगर प्लेंटिफ आ गया, डिफेंडेंट नहीं आया तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होगी, और अगर फिर भी प्रोसीडिंग के बाद एविडेंस एक्स पार्टी एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, अगर वो फिर भी नहीं हुआ तो वो फिर क्या हो जाएगी, एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगी। जब वो एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगी तो फिर अगर उसको कोई सेट साइड करवाना चाहता है तो वो ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत जो है वो कोर्ट में क्या करेगा, एक जो है वो एप्लीकेशन जो है वो मूव करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक बर्ड आई व्यू दिया है इसका ऑर्डर 9 का, इंशाल्लाह आज हम इसको डिटेल में करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, और रूल 1 है पार्टीज टू अपीयर ऑन डे फिक्स इन समन फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर। बड़ा इजी है, ऑन द डे फिक्स इन द समन फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द पार्टी शैल बी इन अटेंडेंस एट द कोर्ट हाउस इन पर्सन और बाय their respective pleaders and the suit shall then be heard unless the hearing is adjourned to a future day fixed by the court। Dear friends, याद करें हमने ये पढ़ा था
जो उसको समन जाएगा डिफेंडेंट को, तो उसके अंदर एक टाइम एंड डेट फिक्स होगा कि इस टाइम एंड डेट में आपने इस कोर्ट के अंदर जो है वो पेश होना है। तो वो था ऑर्डर 5 जो ये बात कह रहा था। अब ये ऑर्डर 9 ये कहता है कि वो दिन जो होगा उस डेट पे वो कोर्ट में पेश होने का जो है वो पाबंद होगा इन पर्सन आर बाय द रिस्पेक्टिव प्लीडर। ये क्या है, ये आपको शायद याद हो कि हमने ऑर्डर 3 में जो है हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि कोर्ट में किस तरह से पेश हुआ जा सकता है। प्लीज आप जरा ऑर्डर 3 रूल 1 को देख लें कि कैसे कैसे वो इन पर्सन भी पेश हो सकता है, थ्रू ऑथोराइज एजेंट भी पेश हो सकता है, थ्रू प्लीडर भी वो कोर्ट में जो है वो पेश हो सकता है। और फिर हमने उसकी मिसालें भी देखी थी। होप कि आपको ये वो सारी चीजें जो है वो याद होंगी, ठीक है। तो वो आप उसको देखें, ऑर्डर 3 रूल 1, ऑर्डर 5 रूल 1 को भी देख लें, ठीक है। तो वो पेश हो सकता है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और जो चीज़ है वो ये है, एंड द सूट शैल। अच्छा, ये बात भी हो गई कि ये जो ऑर्डर 9 है ये सूट्स पे अप्लाई होगा। किस पे होगा अप्लाई? सूट्स पे। तो आपके ज़हन में फौरन एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर कोई जैसे 12(2) की इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन आई है तो उस पे कौन सा जो लॉ है वो अप्लाई होगा? तो वो प्लीज आप सेक्शन 141 देखें सीपीसी का, जो ये कहता है कि ये जो प्रोसीडिंग सूट्स पे अप्लाई होंगी वो मिसलिनियस प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी अप्लाई होंगी। कौन सा सेक्शन मैंने आपको कहा है? सेक्शन 141 और सब सेक्शन 1। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है कि भाई बताएं कि वो रेस जुडिकाटा हो गया या वो सेक्शन 11 हो गया, ये वो उसमें तो सूट का वर्ड है, तो उसमें तो एप्लीकेशन का वर्ड ही कोई नहीं है। तो आपने फौरन सेक्शन 141 का हवाला देना है और बताना है कि बाय विर्चू ऑफ सेक्शन 141 जो है ये प्रोसीडिंग जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर भी जो है वो अप्लाई होती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें जो है ना वो ये है कि याद रखिएगा कि ये प्रोसीडिंग एग्जीक्यूशन के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं होती, ये सूट्स के ऊपर अप्लाई होती हैं। जो ऑर्डर 9 है ये सूट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के बारे में जो लॉ है वो ये है कि अगर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो है अगर कोर्ट उसको डिसमिस करना चाहता है तो कोर्ट उसको एट द मोस्ट कंसाइन टू रिकॉर्ड रूम कर सकता है, ठीक है। यानी ये एक व्यू है, वैसे उसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्पेसिफिक बार है कि एग्जीक्यूशन पिटीशन को खारिज नहीं किया जा सकता, यानी डिसमिसल यानी उसको खारिज नहीं किया जा सकता। एनी हाउ एट द मोस्ट अगर पार्टीज नहीं आती तो कोर्ट उसको क्या कर सकती है? दाखिल दफ्तर कर सकती है। तो वो अगर दाखिल दफ्तर हो गई है तो फिर उसके बुनियाद पे कोर्ट को एप्लीकेशन देके उसको रिस्टोर करवाया जा सकता है। और अगर अगर वो किसी वजह से डिसमिस हो गई है तो उस सूरत में फिर दोबारा फ्रेश विद इन अ लिमिटेशन सेक्शन 48 सीपीसी को ध्यान में रखते हुए वो एग्जीक्यूशन पिटीशन सबसीक्वेंट एग्जीक्यूशन पिटीशन जो है वो दोबारा दायर की जा सकती है, ठीक है। बच्चों, मैंने कोशिश की है कि आपको ये समझा सकूं, हो कि आपको इसकी जो है वो समझ आ गई कि जो रूल 1 था वो क्या था। वो ये कहता है कि समन में जो डेट लिखी है उस डेट पे जो है वो डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट में पेश होने का जो है वो क्या है वो पाबंद है। अब उसके बाद दूसरा है, वो कहता है डिसमिसल ऑफ द सूट वेयर समन्स नॉट सर्व इन कंसीक्वेंसेस प्लेंटिफ फेलियर टू कॉज। अच्छा, ये तो हो गया ना, रूल 1 ने तो ये कहा ना कि भाई उस डेट पे कोर्ट में पेश हो जाना जिस जो डेट समन में लिखी हुई है। अब रूल 2 ये कहता है कि अगर वो अगर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट की तलबी नहीं करवाई, उसने समन ही जारी नहीं करवाया, उसने तलबाना ही नहीं दाखिल किया, उसने प्रोसेस फी नहीं दाखिल की, उसने कोर्ट फी नहीं दाखिल की, तो उस सूरत में क्या होगा? तो फिर वो होगा जो हम पढ़ते हैं ना कि जनाब उसका दावा जो है वो जो उसका जो दावा है वो नान अदम तलबाना जो है वो खारिज हो गया। तो बेसिकली अदम तलबाने को जो रूल डील करता है वो कौन सा है? 2 है। या उसने रसीदें नहीं दी, यूएमएस की रसीद नहीं दी, रजिस्ट्रल लिफाफे की रसीद नहीं दी, तो वो दावा जो है वो खारिज हो जाता है। तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है? वो रूल 2 में लिखा हुआ है। देखिए, dismissal of the suit where summons not served in consequences of plaintiff failure to pay cause, where on the day so fixed is found that the summon has not been served upon the defendant in consequences of the failure of the plaintiff to pay the court fee। कोर्ट फी वो प्रोसेस फी, वो जो तलबाना हमने पढ़ा भी था कि उसने साथ लगाना होता है, और पोस्टल चार्जेस, ठीक है, या उसने वो रसीदें नहीं दी, चार्जेबल फॉर सच सर्विस, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड। तो कोर्ट दावे को क्या कर देगी? कोर्ट दावे को खारिज कर देगी। अच्छा,
तो कोर्ट उस दावे को क्या कर देगी, उसको खारिज कर देगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड ऑल्दो द समन हैज नॉट बीन सर्व्ड अपॉन द डिफेंडेंट इफ ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हिम टू अपीयर ऑन आंसर ही अटेंड इन पर्सन और बाय एजेंट व्हेन ही इज अलाउड टू अपीयर बाय एजेंट। लेकिन वो कह रहा है कि बेशक उसकी तलबी ना हुई हो डिफेंडेंट की, लेकिन अगर डिफेंडेंट खुद से ही आ गया अदालत में किसी तरीके से, तो अब कोर्ट उस दावे को जो है वो खारिज नहीं करेगी। तो बच्चों अभी तक हमने जो है वो हमने दो रूल देखे हैं। पहला रूल तो ये था कि भाई जो डेट कोर्ट ने दे दी उस डेट पे पार्टीज ने अदालत में पेश हो जाना है। और दूसरा रूल जो है वो ये है कि अगर उसने उसको समन ही नहीं जारी करवाए, उसने रजिस्ट्री लिफाफा नहीं करवाया, तो उसका दावा जो है वो क्या होगा, अदम तलबाना या अदम प्रोसेस फी जो है वो क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ज़रा ये ऑर्डर देखिएगा आप, ये प्रोसेस फी हैज़ नॉट बीन डिपॉजिटेड येट which spells disinterest of the plaintiff and suit in hand is stand dismissed due to non-deposit of process fee, proclamation charges etc. No order as to cause file be consigned to record room after compilation and completion। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये जो मैंने ऑर्डर किया है ये मैंने किस वो सेक्शन के तहत किया है, ये बेसिकली ये जो हमने अभी पढ़ा है, ये जो ये 2 है, डिसमिसल ऑफ द सूट विद समन नॉट सर्व्ड इन कंसीक्वेंस ऑफ प्लेंटिफ फेलियर टू पे कॉस्ट। तो ये बेसिकली मैंने इसके तहत ये जो इसका दावा जो है वो इसको क्या किया, मैंने खारिज किया। तो होप आपको मेरी बात समझ आ गई। अच्छा थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, प्लेंटिफ फेलियर टू पे द कॉस्ट देती हो तो तलबाना और व्हाट्सएवर जो होता है वो बेसिकली दूसरी पार्टी की, जो पार्टी कोर्ट में प्रेजेंट होती है और वो जो तलब करवाना चाह रही होती है, चाहे वो विटनेस को तलब करवाना चाहिए, चाहे वो उसको, उसकी जिम्मेदारी हो रही। जनरल रूल होता है, कोर्ट खुद से भी कह सकती है, अपने अपने प्रोसेस सर्वर को भी या अपने एल्म को भी तलबी का कह सकती है, लेकिन जनरल रूल यही है कि वो प्लेंटिफ जो है वो खुद से उसकी कॉस्ट जो है वो प्रोसेस फी जो है वो जमा, और प्रोसेस फी कितनी होती है, 1 रुपया, वो जो टिकट की सूरत में तलबाने के ऊपर लगा होता है, याद होगा शायद आपको, है मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। वैसे हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये वो फर्द तलबाना लिखी हुई है, तो ये मुकम्मल फिल नहीं किया गया, लेकिन एनी हाउ ये देखिए ऊपर जो टिकट लगी हुई है ना, ये पोर्ट फी है, ये प्रोसेस फी है, ये 1 रुपए की है, ठीक है। अगर 10 डिफेंडेंट है तो ये कितने रुपए की लगेगी, ये 10 रुपए की लगेगी, ठीक है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, जो पार्टी तलब करवा रही है दूसरी पार्टी को, उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा मैं जो आपको इंटरेस्टिंग चीज बताना चाह रहा हूँ ना वो ये है, प्लीज आप जरा ना ऑर्डर जो है ना वो ऑर्डर 48 को आप अगर एक दफा देखें ना, तो ये देखें ऑर्डर 48 भी यही कह रहा है, वो कहता है प्रोसेस टू बी सर्व्ड एट एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टी इशूइंग एवरी प्रोसेस इशूड अंडर दिस कोड शैल बी सर्व्ड एट द एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टी ऑन हुज बिहाफ इट इज इशूड अनलेस कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट। तो वो जो मैं आपको बात करना चाह रहा था ना कि भाई ये वो पार्टी जो कोर्ट में प्रेजेंट होती है, जो दूसरी पार्टी को तलब करवाना चाह रही होती है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो प्रोसेस फी है वो पे करे। तो ये बेसिकली कहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑर्डर 48 में जो है वो लिखा हुआ है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, अब हम रूल 3 देखते हैं, वे नीदर पार्टी अपीयर सूट टू बी डिसमिस, ठीक है। कह रहा है where neither party appears suit be where neither party appears when the suit is called on for hearing, the court may make an order that the suit be dismissed। बच्चों ये रूल 3 कब अप्लाई होगा, जब कोई पार्टी भी जो है वो कोर्ट में पेश नहीं हो रही होगी। देखो मेरी बात सुनो, स्कीम के ऊपर आओ। ये रूल 3 जो था ये कब अप्लाई होगा, जब कोई पार्टी भी जो है वो पेश नहीं हुई। अच्छा जब प्लेंटिफ जो है वो पेश हो जाए लेकिन डिफेंडेंट पेश ना हो, तो ये रूल 6 देखो जरा, रूल 6 देखो जरा, वेयर प्रोसीजर वेयर ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स, ठीक है। ओह शिट, तो जो ऑर्डर रूल 3 है वो तब अप्लाई होना है जब कोई पार्टी कोर्ट में पेश नहीं हो रही। अगर प्लेंटिफ आ गया और डिफेंडेंट नहीं आया तो फिर ये रूल 6 सीखें, प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स। अच्छा जब डिफेंडेंट आ गया और प्लेंटिफ नहीं आया तो फिर ये रूल 8 देखें, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स। तो आपको मेरी बात नजर आ रही है, समझ आ गई। रूल 3 तब अप्लाई होगा जब दोनों पार्टीज नहीं आई, रूल 6 उस वक्त अप्लाई होगा जब प्लेंटिफ नहीं आया, ठीक है, और जब डिफेंडेंट नहीं आया, और रूल 8 तब अप्लाई होगा जब डिफेंडेंट नहीं आया,
ठीक हो गया। देखो तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई, और रूल 3 जो है वो मैंने आपको जो है वो पढ़ के भी मैंने आपको सुना दिया है, ठीक है। अच्छा, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा? रूल 1 में हमने ये पढ़ा था कि पार्टीज पाबंद हैं कि जिस डेट पे कोर्ट ने कहा है वो कोर्ट में पेश हो, ये 1 था। 2 ये था कि अगर प्लेंटिफ ने तलबी नहीं करवाई, डिफेंडेंट की प्रोसेस फी नहीं जमा करवाई, इख्बार इश्तिहार नहीं करवाया, रसीदें नहीं जमा करवाई, तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, वो दावा जो है आदम तलबाना खारिज हो जाएगा। और उसका मैंने ऑर्डर भी दिखवाया, वो रूल 3 था। रूल 3 था कि जब दोनों पार्टियां जो हैं वो कोर्ट में नहीं आई, ठीक है। अब रूल 4 जो है ना, वो ये 2 और 3 के अगेंस्ट रेमेडी बता रहा है। Plaintiff may bring fresh suit or court may restore suit to file, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, ये क्या है रूल 4 है। The plaintiff may bring a fresh suit or court may restore suit to file. Where a suit is dismissed under Rule 2 or 3, the plaintiff may, subject to the law of limitation, bring a fresh suit, or he may apply for an order to set aside the dismissal aside. And if he satisfied the court that there was sufficient cause for his not paying the court fee and postal charges, if any, required within the time fixed, the court shall make an order setting aside the dismissal and shall appoint a day for proceeding with the suit, ठीक है। अच्छा, ये रूल सबसे पहले तो जो प्लेंटिफ है उसको 2 ऑप्शन दे रहा है। वो कह रहा है कि चाहे तुम अब फ्रेश सूट कर लो, और चाहे तुम जो है वो चाहे तुम वही वाले सूट को क्या करवा लो, रिस्टोर करवा लो, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर तुम वही वाले फ्रेश सूट करना चाह रहे हो तो फिर तुम लिमिटेशन जो है वो लिमिटेशन का वो जो तुम्हारा दावा जो खारिज हो गया है वो तुम्हारे आड़े नहीं आना, यानी वो तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा। तुमने ऐसे ही फ्रेश सूट करना है दूसरा, जैसे कि तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तुम कोर्ट को ये नहीं कह सकते कि जनाब पहले मैंने दावा किया था जो कि अदम पैरवी खारिज हो गया था, तो वो वाला टाइम एक्सक्लूड किया जाए, वो नहीं एक्सक्लूड होना। तो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम समझते हो कि इस तरह से तुम्हारा दावा बार्ड हो जाएगा तो तुम इसी दावे को जो है वो तुम जो है वो क्या करो, रिस्टोर करवा लो, ठीक है। तो चाहे तुम इस दावे को जो है वो क्या करवा लो, रिस्टोर करवा लो एप्लीकेशन देके। अच्छा डियर एस्पिरेंट, अगर वो अगर तो वो दावा नया करना चाह रहा है तो वो तो दावे के हिसाब से लिमिटेशन देखी जाएगी, लेकिन अगर वो एप्लीकेशन देना चाह रहा है तो उसकी लिमिटेशन कितनी है, तो वो जो है वो आपके पास लिमिटेशन एक्ट होगा, उसका आर्टिकल आप देखें 163 है, जो कि उसकी जो है वो लिमिटेशन बताता है। ये मैंने आपके सामने खोला है उसका लिमिटेशन एक्ट का। वो कहता है कि बाय अ प्लेंटिफ फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड अ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस और फॉर फेलियर टू पे कॉस्ट ऑफ सर्विस और प्रोसेस और टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, यानी जहाँ पे प्लेंटिफ का दावा अदम पैरवी खारिज हो गया है या अदम तलबाना खारिज हो गया है, तो उसकी लिमिटेशन कितनी होगी, कितनी लिमिटेशन होगी। फिर दूसरा कॉलम बताता है 30 डेज, कितनी होगी, 30 डेज होगी, ठीक है। और फिर आखिरी कॉलम बताता है क्या भला कि वो कहाँ से रन करेगी, वो डेट ऑफ डिसमिसल से जो है वो 30 डेज काउंट होंगे। मैंने शेड्यूल लिमिटेशन का बड़ी अच्छी तरह से आपको बताया हुआ है। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन भी हमने इसकी देख ली है। अच्छा, उसके बाद वो अगर एप्लीकेशन देता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, if he satisfy the court that there was a sufficient cause for his not paying the court fee and postal charges required within the time fixed before issuance of the summon। कोर्ट को ऐसी वजह बयान करे कि क्यों वो जो है वो पोस्टल चार्जेस या वो जो पोस्टल चार्जेस नहीं दे सका था, या वो जो है वो क्या कहते हैं कोर्ट फी नहीं दे सका था, या वो कोर्ट के सामने जो है वो पेश नहीं हो सका फॉर नॉन अपीयरेंस, ठीक है, एज द केस में बी, ठीक है। अगर वो सफिशिएंट कॉज दिखाता है तो कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिसमिसल। वो डिसमिसल वाला जो ऑर्डर था जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको सेट असाइड कर देगी, एंड शैल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट, और एक दिन रख देगी जिस दिन क्या होगा
वो जो है वो उस केस में आगे जो कार्रवाई है वो चलेगी और वो दावा वहीं पे जाके स्टोर होगा जहां से वो खारिज हुआ था और जो उससे पिछली चीजें थी वो भी रिस्टोर होगी थी। मसलन कोर्ट ने एक स्टे दिया, दावा नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज हो गया, कोर्ट ने वो बहाल कर दिया। अब अगर बहाल कर दिया तो वो स्टे भी क्या समझा जाएगा, बहाल ही समझा जाएगा। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट शैल अप्लाई। और ये भी हमने पढ़ा था लिमिटेशन एक्ट में कि अगर वो कहीं पे लिखा हो कि सेक्शन 5 अप्लाई होगा लिमिटेशन एक्ट का तो उस एप्लीकेशन के ऊपर जरूर अप्लाई होगा। चूंकि रूल 4 कह रहा है तो अगर आर्टिकल 163 के तहत जो है विद इन जो है वो आप जो है वो 30 डेज नहीं आए तो फिर आप सेक्शन 5 की एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। होप कि आपको ये जो रूल 4 है इसकी समझ आ गई। मैंने आपके लिए एक ऑर्डर भी निकाला है अपना, ये देखें। ये लंदन काउंसिल फॉर द पिटीशन फाइल्ड द इंस्टेंट पिटीशन फॉर restoration of the suit, ये which is duly supported by affidavit with the contention that due to his ailment he could not connect his London consul and due to which the proclamation fee was not submitted and the suit was dismissed. The application may be allowed and the suit may be restored. ठीक है। अच्छा, अब मैं ऑर्डर क्या है, रिकॉर्ड रिवील्स दैट petitioner has also produced his medical record from where it appears that on the day case was dismissed for non deposit of proclamation fee he was ill as sufficient cause has been shown as it is a settled principle of law that law favors the adjudication of merit rather than technicalities. Therefore, in the interest of justice, the application is accepted and suit ये is hereby restored. तो बच्चों आपने देखा कि उसने एक एप्लीकेशन दी कि तो अपने उसको क्या करवा लिया, उसने अपने उस दावे को उसने क्या करवा लिया, बहाल करवा लिया। ठीक है, तो होप कि आपको रूल 4 की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, अब हम एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं कि हमने अभी तक जो है वो क्या पढ़ा है। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जो रूल 1 है वो ये कहता है कि पार्टीज पाबंद हैं जो डेट कोर्ट ने दी हो उस डेट पे वो कोर्ट के अंदर जो है वो पेश हो जो समन में डेट लिखी हुई थी। रूल 2 कहता है अगर प्रोसेस फी नहीं जमा करवाई गई तो दावा जो है वो क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। रूल 3 ये कहता है जहाँ पे दोनों पार्टियां नहीं आएंगी वहां पे दावा क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। ठीक है, और रूल 4 ये कहता है कि जहाँ पे रूल 2 या 3 के तहत दावा खारिज हुआ था वहां पे जो है वो क्या होगा कि वो जो है वो जो प्लेंटिव जो है वो फ्रेश दावा भी कर सकता है और कोर्ट को एप्लीकेशन दे के उसको रिस्टोर भी करवा सकता है। अगर वो फ्रेश करवाता है तो करता है तो फिर लिमिटेशन उसकी ऐसे रन की है करेगी जैसे कि उसने पहला दावा दायर ही नहीं किया था। और अगर वो मसलन एप्लीकेशन देता है तो वो उसको आर्टिकल 163 लिमिटेशन एक्ट के तहत जो है वो 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और अगर वो 30 डेज एक्सीड कर रही हैं तो फिर उसको सेक्शन 5 कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन जो है वो साथ जो है वो लगानी पड़ेगी। अच्छा जी, अब हम रूल 5 को देखते हैं। रूल 5 क्या कहता है, वो कहता है डिसमिसल ऑफ द सूट वेयर द प्लेंटिफ आफ्टर समन्स रिटर्न अनसर्व्ड fails for 3 months to apply for fresh summon. Where after a summon has been issued to the defendant or to one of several defendants and returned unserved, the plaintiff failed to for a period of 3 months from the date of the return made to the court by the officers ordinarily certifying to the court return made by the serving officer to apply for the issue of fresh summon. The court shall make an order that the suit be dismissed as against a defendant unless the plaintiff has within said period satisfied the court that he has failed after using his best endeavor to discover the residence of the defendant who has not been served or such defendant is avoiding service or process। ठीक है, उसके बाद देर इज एनी अदर सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडिंग द टाइम इन विच केस द कोर्ट में एक्सटेंड द टाइम फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन फॉर सच पीरियड एज इज थिंक फिट इन सच केसेस द प्लेंटिफ मे सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ लिमिटेशन ब्रिंग अ फ्रेश सूट। ठीक है, अच्छा अब ये इशू क्या है, इशू ये है कि जो है वो डिफेंडेंट की तलबी की गई लेकिन रिपोर्ट आई है अदम पता। ठीक है, तो प्लेंटिफ को ये कहा गया है कि भाई आप यहाँ उसका जदीद पता दो। ठीक है, यहाँ आप उसका जदीद पता करो, जहाँ आप मौके पे जाके उसकी निशानदेही करो। ठीक है, अच्छा
अब डिफेंडेंट को इस बात को 3 माह गुजर गए हैं, ना तो वो उसका जदीद पता दे रहा है, यानी ना तो वो जदीद पते से उसके समन वगैरह जारी करवा रहा है, ठीक है, और ना ही वो उसकी तलबी मुकम्मल करवा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में कोर्ट उसका दावा क्या कर देगी, खारिज कर देगी। लेकिन उसकी एक्सेप्शन ये है कि वो कोर्ट को बताए कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं उसका पता करवा सकूं, लेकिन वो उसका पता नहीं चल सका, या डिफेंडेंट खुद को अवॉइड कर रहा है प्रोसेस से, ठीक है, या कोई और सफिशिएंट कॉज जो है वो अगर वो कोर्ट को शो करता है, यूजुअली वो एफिडेविट दे देते हैं कि जनाब जो मेरे नॉलेज के मुताबिक बेस्ट पता था वो मैंने दे दिया है। तो कोर्ट फिर उसको कंसीडर करते हुए वो ऑर्डर 7 रूल 22 के बाद वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए ऑर्डर 7 रूल 22 और उधर से ऑर्डर 7 रूल 11-12 ऑर्डर 8 रूल 11-12 के कोर्ट फिर उसके बाद जो है उस केस को आगे जो है वो प्रोसीड करती है और उसको एक्सपार्टी कर देती है, ठीक है। तो होप के रूल 5 बड़ा इजी है, इसकी आपको जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। तो डियरेस्ट फ्रेंड्स, हमने रूल 1 कर लिया, रूल 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया। अब हम देखते हैं रूल 6 क्या कहता है। अच्छा, ये बहुत इजी है। Procedure when only plaintiff appears, where the plaintiff appears and defendant does not appear when the suit is called on hearing, when summon duly served, if it is proved that the summon was duly served, the court may proceed ex parte and pass decree without recording evidence। देखिए, प्रोसेस सर्वर ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई, कोर्ट ने देखा उसकी सालतन तमील हो गई है, कोर्ट ने देखा कि रिसीट रजिस्ट्री लिफाफा भी आ गया है, कोरियर भी आ गया, यूएमएस की भी रसीद आ गई है। तो कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि उसकी तामील हो गई है, लेकिन वो नहीं आया, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट क्या कर देगी, एक्स पार्टी कर देगी। तो बच्चों, ये हम जो कहते हैं ना एक्स पार्टी कार्रवाई होगी, वो एक्चुअली किस रूल के तहत हो रही है, वो रूल 6 के तहत जो हो रही है, ठीक है। When summon not duly served, if it is not proved that the summon was duly served, the court shall direct a second summon to be issued and served on the defendant, ठीक है। अब जो उसका क्लास बी जो है वो ये कह रहा है कि जहाँ पे उसकी ड्यूली सर्विस नहीं हुई, तो वहां पे कोर्ट क्या करेगी, दोबारा जो है वो क्या करेगी, समन का ऑर्डर कर देगी। तो ये प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट देख के कोर्ट ने देखना है कि ये सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, ठीक है। तीसरा ये व्हेन समन सर्व बट नॉट इन ड्यू टाइम। देखिए, मेरी बात सुने, बंदे ने आना था कराची से, तो उसको जो सर्विस करवाई गई है वो कोर्ट से एक दिन पहले करवाई गई, तो क्या उसके लिए मुमकिन है कि वो कराची से लाहौर पहुंच जाए? नहीं ना पहुंच सकता। तो वो ये कह रहा है कि अगर उसकी सर्विस हो गई है लेकिन उसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिला कोर्ट में पेश होने का, तो कोर्ट क्या करेगी, केस को एडजर्न कर देगी और उसको नई डेट का नोटिस कर देगी डिफेंडेंट को कि इस डेट पे तुम कोर्ट में पेश होगो। इफ इट इज प्रूव्ड दैट द समन वाज सर्व्ड ऑन डिफेंडेंट not in sufficient time to enable to appear and answer on the day fixed in the summon, the court shall postpone the hearing of the suit to the future day to be fixed by the court and shall direct notice of such day to be given to the defendant, ठीक है। और कोर्ट क्या करेगी, उसको वो जो नेक्स्ट डे जब वो उसको सफिशिएंट टाइम के साथ कोर्ट कहेगी कि इस दिन तुम कोर्ट में जो है वो पेश हो जाओ, ठीक है। सब रूल 2 है, वो कह रहा है where it is owing to plaintiff default that someone was not duly served or was not served in sufficient time, the court shall order the plaintiff to pay the cost occasioned by the postponement। और अगर कोर्ट को लगे कि ये जो तलबी नहीं हो सकी या डिफेंडेंट नहीं आ सका, ये प्लेंटिफ का कसूर है, तो कोर्ट उसको कॉस्ट भी जो है वो डाल सकती है। तो ये बड़ा इजी था डियर फ्रेंड्स, होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है और रूल 6 की भी समझ आ गई आपको, ठीक है। रूल 1 था पार्टीज पेश हो जाए, रूल 2 था कि अगर पार्टी प्लेंटिफ ने तलबाना नहीं जमा करवाया, रूल 3 है कि अगर कोई भी नहीं आया, रूल 4 ये है कि प्लेंटिफ फ्रेश दावा कर सकता है या रूल 3, 2 और 3 के तहत जो खारिज हुआ है उसको बहाल कर सकता है। रूल 5 ये है जहाँ पे उसने फ्रेश समन जो है उसका जदीद पते से उसकी तलबी नहीं करवाई, और रूल 6 ये है जहाँ पे प्लेंटिफ आया है लेकिन डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ।
अच्छा, ये एक्स पार्टी प्रोसीडिंग वाला एक ऑर्डर भी मैंने आपके सामने लगाया है। कॉपी ऑफ पब्लिकेशन हैज बीन रिसीव्ड बट नो वन अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट ईदर इन पर्सन और थ्रू एनी काउंसिल डिस्पाइट द फैक्ट दैट द केस इन हैंड वाज कॉल्ड ऑन टाइम एंड अगेन एंड फाइल वाज आल्सो kept awaiting. Therefore, the defendant is hereby proceeded ex parte. Now file be put up for the ex parte evidence of the plaintiff. और कोर्ट ने फाइल को जो है वो एक्स पार्टी एविडेंस के लिए क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। होप कि आपको समझ आ गई। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, और वो बात क्या है, वो ये है कि देखो, अगर दो चार डिफेंडेंट थे और एक डिफेंडेंट नहीं आया तो कोर्ट जो है वो सारे डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट ये एक तरफा नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ उस डिफेंडेंट के हद तक एक्स पार्टी करेगी जो कि नहीं आया। इसी तरह अगर प्रोसेस फी जो है वो जमा नहीं करवाई गई लेकिन कोई एक डिफेंडेंट आ गया है तो कोर्ट वो सारा दावा नॉन प्रोसेस फी की वजह से खारिज नहीं करेगा, बल्कि वो जो डिफेंडेंट नहीं आए सिर्फ उनकी हद तक कोर्ट जो है वो प्रोसेस फी, नॉन डिपॉजिट प्रोसेस फी। इसी तरह अगर कोर्ट ने पार्टीज को इन पर्सन बुलाया हुआ है और कोई एक प्लेंटिफ नहीं आया, उसका कौंसिल भी नहीं आया, तो कोर्ट सिर्फ उस पार्टी के हद तक जो है वो दावे को नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज करेगी, बाकियों की हद तक जो है वो नहीं करेगी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम रूल 7 को देखते हैं। वो ये है, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट अपीयर्स ऑन डे ऑफ एडजर्नमेंट हियरिंग एंड असाइन गुड कॉज फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस। देखिए, जो रूल 6 में एक्स पार्टी हो गई थी ना, अब वो उसके अगेंस्ट उसकी रेमेडी कहाँ पे दी गई है, वो किस में दी गई है, वो रूल 7 में दी गई है। जैसे रूल 2 और 3 के अगेंस्ट जो रेमेडी थी वो रूल 4 में दी गई थी, और अब जो रूल 5 की रेमेडी उसके अंदर ही लिखी हुई है, और रूल 6 की रेमेडी जो है वो कहाँ पे दी हुई है, वो रूल 7 में दी हुई है कि अब वो क्या कर सकता है। अब हम रूल 7 को पढ़ते हैं। Procedure where defendant appear on the day of adjournment hearing and assign good cause for previous non-appearance, where the court has adjourned the hearing of the suit ex parte and the defendant at or before such hearing appears and assign good cause for his previous non-appearance, he may upon such terms as the court direct as to the cost or otherwise be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his non-appearance। सिंपल सी बात है कि अगर उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी हो गया है और वो कोर्ट में आ गया और उसने आके एक एप्लीकेशन दी है और कोर्ट को उसने कोई वजह बताई है कि वो जो है वो क्यों नहीं आ सका था, ठीक है, तो उस सूरत में कोर्ट वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को क्या कर देगी, सेट असाइड कर देगी, और उसको दावे में जो है वो पेश होने की क्या कर देगी, वो इजाजत दे देगी। तो ये बड़ा, जो रूल 6 में जो एक्स पार्टी हुई थी रूल 6 में, ये बेसिकली ये रूल 1 में था, ये बेसिकली उसके अगेंस्ट रेमेडी थी कि वो कोर्ट में आके गुड कॉज बताए और कोर्ट उसको पेश होने की क्या कर देगा, इजाजत दे देगा, ठीक है। और ये कहाँ लिखा है, ये रूल 7 में। अच्छा, तो गुड कॉज शो करे तो वो दावा क्या हो जाएगा, वो रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने ना आपके लिए एक वो ऑर्डर निकाला है कि पिटिशनर हैज मूव्ड दिस एप्लीकेशन इनिशिएटेड अगेंस्ट ही पीरियड सेट असाइड ये perusal of the record reveals that petitioner has filed application for setting aside ex parte proceeding in the petitioner defendant were proceeded ex parte by the petition defendant has no well reason ground for not appearing on the date fixed valuable rights। यहाँ पे ये नो नहीं आना था बल्कि हैज शोन आना था, shown well reason ground for not appearing in the valuable right of the petition is involved in the instant suit against him by the respondent. It is well stated principle no one should be condemned under, therefore for the safe administration of the justice to avoid multiplicity or keeping in view the interest of the instant petition is hereby accepted and ex parte proceeding data is hereby set aside subject to cost or ₹5,000 इंटरप्लिकेट टू द मेन फाइल एंड ये तो ये ऑर्डर हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक चीज़ रह गई, वो ये है कि ये उसने कितनी देर के अंदर ये एप्लीकेशन देनी है। पहले तो हमने ये पढ़ा था ना, वो 30 डेज में दे सकता था, तो इसकी कोई प्रोविजन लिमिटेशन एक्ट में नहीं लिखी, ना सीपीसी में लिखी है। तो हमने इसीलिए पढ़ा था ओमनी बस प्रोविजन जो है वो एप्लीकेशन के लिए, वो कौन सी थी, वो आई थिंक के वो जो थी वो आर्टिकल 181
एप्लीकेशन फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन शेड्यूल और बाय सेक्शन 48 को CPC, वो कितनी होगी 3 ईयर। तो फिर इसका मतलब ये है कि कितनी देर में वो एप्लीकेशन दी जा सकती है, सेटिंग असाइड एक्स पार्टी की कितनी देर में दी जा सकती है, वो दी जा सकती है 3 साल के अंदर। ठीक है, तो बच्चों आज हमने रूल 1 2 3 4 5 6 7 किया, हमने कोशिश की मैं अच्छी तरह से आपको डिलीवर करूं। अभी मेरे पास टाइम नहीं, वरना इसको मुकम्मल भी किया जा सकता था। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।